प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच ये तो नाम है, लेकिन जो आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं क्वेश्चन का, उसमें पूछता है पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस जब ये नाम दे देता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइस। या तो उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं या कोई तुकबंदी कर देते हैं। दोनों ही रिस्की फैक्टर है। तो हम आपको ये बता दें कि फिगर्स ऑफ स्पीच को ही पोएटिक डिवाइस कहते हैं। बस नाम बदला है, चीज़ वही है। ये क्लियर करना आज हमारा मेन मकसद था। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। यूँ तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड केवल 7 होते हैं। इन्हीं 7 में से मैक्सिमम राउंड फिगर में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम इसी 7 को आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी वर्जन में कहते हैं अलंकार। ये क्या होता है? एक अलंकार ज्वेलरी होता है और दूसरा अलंकार फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो ज्वेलरी आभूषण है, उस अलंकार को आभूषण के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से उस अलंकार को यानी ज्वेलरी को मेल या फीमेल अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए धारण करता है, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करता है, उसी तरह से वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, जिस तरह से स्त्री या पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ज्वेलरी यानी अलंकार का यूज करता है, उसी तरह से वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट में, तो दूसरों पर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। एग्जाम ओरिएंटेड तो ही है, डेली लाइफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिगर्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं मैंने बताया, एग्जाम ओरिएंटेड 7। पहला है सिमिली। इसमें क्या होता है? दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों या किसी भी दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से किसी एक कॉमन पॉइंट पर हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयरिंग वर्ड के रूप में लाइक, एज, सो जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। कंपेयर कराते समय एक का दूसरे से हम इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ का कंपेयर ड्रीम से किया गया, कंपेयरिंग वर्ड लाइक है। जीवन एक सपने की तरह है, यहां पर है सिमिली। दूसरा देखिए, मर्सी, ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन, फ्रॉम heaven। यहां पर मर्सी का कंपेयर रेन से किया गया है, कंपेयरिंग वर्ड एज है, क्या होगा? सिमिली।
द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। नाइट का कंपेयर स्टोन से किया गया, ब्लैक स्टोन से आप कर सकते हैं। और कंपेयरिंग वर्ड क्या है? एज। यह हो गया आपका सिमली। He wanders lonely as a cloud। ही का कंपेयर क्लाउड से किया गया। ठीक है, एज कंपेयरिंग वर्ड है सिमली। दूसरा देखिए, मेटाफर। मेटाफर में भी वही चीज है, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों या किसी भी दो ऑब्जेक्ट का हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयरिंग वर्ड के रूप में लाइक, एज या सो जैसे शब्दों का यूज नहीं किया गया होता है। यही कारण है कि मेटाफर को सेकंड सिमिली भी कहते हैं। सेकंड सिमिली, बस अंतर इतना है कि सिमिली में इसका यूज किया गया होता है और मेटाफर में इसका यूज नहीं किया गया होता है। क्वेश्चन पूछता भी है इस पर, तो याद रहे कि मेटाफर को सेकंड सिमिली के नाम से जानते हैं। अंतर सिर्फ इन शब्दों का होता है, ये याद रहे। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम। यहां भी लाइफ का कंपेयर ड्रीम से किया गया, लेकिन कंपेयरिंग वर्ड के रूप में इनमें से किसी का यूज नहीं है। यह हुआ मेटाफर। ही इज स्टार ऑफ द फैमिली। ही का कंपेयर स्टार से किया गया, कोई भी कंपेयरिंग वर्ड नहीं है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास का कंपेयर शेक्सपियर से किया गया, कंपेयरिंग वर्ड के रूप में कुछ नहीं है जो यहां पर दिया गया है। ये क्या हुआ? मेटाफर। रिवेंज is a kind of wild justice। रिवेंज का कंपेयर किससे किया गया? वाइल्ड जस्टिस से। कंपेयरिंग वर्ड के रूप में लाइक, एज, सो, सच एज जैसे शब्दों का यूज नहीं किया गया। क्या हुआ? मेटाफर। अब थर्ड देखिए, पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जब हम किसी निर्जीव या बेजान चीज को सजीव मान लेते हैं और उसके साथ वही व्यवहार करते हैं जो सजीव के साथ किया जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन में आता है। लाइफलेस चीज को हम लिविंग बीइंग मान करके उसके साथ लिविंग बीइंग का ही बिहेव करते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी knocks at the door, but once। अपॉर्चुनिटी क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है, इनफैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका रंग रूप आकार कुछ नहीं है। और नॉक कौन करता है? लिविंग बीइंग। तो इसको हमने पर्सोनिफिकेशन किया। अब दूसरा देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। टीचर या अध्यापक आपको कोई चीज समझाता है, बोलकर, डांट कर, समझाकर, मारकर, जैसे भी। एक्सपीरियंस भी वही करता है, ये प्रैक्टिकली करा देता है। हम आपसे यही कह सकते हैं, सड़क के बीच में मत चलिए, एक्सीडेंट हो सकता है। हमने समझाया, लेकिन आप चलते हैं लापरवाही के साथ, कोई बाइक आई आपको टक्कर मार दे। अब आप समझ गए, क्योंकि इसने प्रैक्टिकली समझा दिया, एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस हो गया आपको। ठीक है, तो दोनों समझाते हैं अपने अपने तरीके से, टीचर अपने तरीके से, एक्सपीरियंस अपने तरीके से। और एक एग्जाम्पल जो देने जा रहे हैं वो तो बहुत कॉमन है। ये क्या है? नॉन लिविंग बीइंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है। जब आकार नहीं तो आंख भी नहीं होगी, और आंख नहीं है तो न अंधा होगा न आंख वाला होगा। लव का यहां पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। बैठने का काम कौन करता है? सजीव, लिविंग बीइंग। एंजाइटी नहीं, ये तो नॉन लिविंग है। ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ऑक्सीमोरन, इसको हिंदी वर्जन में समझें तो ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। विरोधाभास, जो दो शब्दों से बना है, विरोध धन आभास। जब किसी भी वाक्य में दो विरोधी बातों का आभास होता है, वो विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स जब होते हैं तो वो ऑक्सीमोरन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर।
देखिए यहाँ पर रेगुलर है, यहाँ पर इरेगुलर है, दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं ऑक्सीमोरन। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये एक खुला रहस्य है, जो सीक्रेट है वो खुल नहीं सकता, जो खुल गया वो सीक्रेट नहीं हो सकता। लेकिन दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ऑक्सीमोरन। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखिए, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, कुछ न होते हुए भी सब कुछ है, दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स, हैविंग नथिंग, हैथ ऑल। ये दोनों अपोजिट मीनिंग है ऑक्सीमोरन। एक और एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट। दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स, ये भी किस में आएंगे, ऑक्सीमोरन में। हाइपरबोल, इसको भी हिंदी वर्जन से समझिए। हाइपरबोल को हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। फैक्टराइजेशन कीजिए इसका तो क्या हो जाएगा, अतिशय धन उक्ति। अतिशय मीन्स बहुत ही ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा। उक्ति मीन्स कहा गया, स्टेटमेंट। किसी भी छोटी से छोटी बात को हम इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि वो असंभव सा लगने लगता है। तो जब हम छोटी से छोटी बात को इस तरह से बढ़ा करके कहें कि वह असंभव सा लगने लगे, वो क्या होता है, हाइपरबोल। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से महासागर बह गए। कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी दुखी हो, इतना नहीं रोएगा कि बाल्टी भी भर सके, ये महासागर कहाँ से बह गया। कहने का ये मतलब है कि वह आवश्यकता से ज़्यादा रोई। सामान्य रूप से जो रोने का कार्यक्रम है उससे ज़्यादा उसने रो दिया और इन्होंने महासागर बहा दिया। आगे देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड flowed in the battle of कलिंग। कलिंग के युद्ध में खून की नदियां बह गईं। नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि ब्लड जब हवा के संपर्क में आता है तो जम जाता है, सूख जाता है। नदियाँ कैसे बह सकती हैं, नाला भी नहीं बह सकता। यानी ये इस चीज़ को बता रहा है कि एक युद्ध में जितने लोग मारे जाने चाहिए सामान्य रूप से उससे कुछ ज़्यादा मारे गए, आवश्यकता से अधिक लोग मारे गए। बस इतनी सी बात है और उन्होंने खून की नदियाँ बहा दिया। फिर देखिए, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बेलिंडा मुस्कराई
और पूरा ही संसार खुश हो गया। किसी एक आदमी के हंसने, मुस्कुराने या दुखी होने से पूरा संसार न हंसता है, न रोता है, न दुखी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेलिंडा, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई, सारा संसार खुश हो गया। ऐसा नहीं होता है कि एक हंसे दूसरा खुश हो जाए, और भी पूरा संसार। All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. पूरे अरब का इत्र इन हाथों को नहीं धो सकते, यानी इन हाथों से वो पाप हुआ है कि उसे पूरे अरब का इत्र अगर लगा दिया जाए तो नहीं धोया जा सकता है। अब आगे देखिए, ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया, इसको हम बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। जब किसी भी सेंटेंस में किसी के आवाज की संभावित रूप से नकल की गई होगी तो वह ओनोमाटोपोइया में आता है। जैसे द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए, इसका सही ढंग से आप यूज नहीं अगर करते हैं, कोई आपसे चाहे घर का हो चाहे बाहर वाला कुछ ज़्यादा बोलता है, मानता हूँ कि आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं क्या भौंकते हो। आपने कहा क्या भौंकते हो, तुरंत झगड़ा बढ़ जाएगा, कंप्लेन पर कंप्लेन होगा। हालांकि आपने उसे कुत्ता नहीं कहा, लेकिन भौंकने का काम कुत्ते ही करते हैं, इसलिए वो ये मान लेगा कि हमको ये कुत्ता बनाया है। ठीक है, आगे देखें, हॉर्स नीज, हिनहिनाहट की आवाज़। ये ने किसके लिए आता है? हॉर्स के लिए। एक चीज़ इसमें आपको बता दें कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करने होंगे। जैसे चर्पिंग है, वो किसके लिए आता है? नेइंग है, किसके लिए आता है? बार्किंग है, किसके लिए आता है? बहुत सारे हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता। बच्चों ने कुछ शब्द जुटाया और कहा थंडरिंग, मर्मरिंग, बीजिंग, विस्परिंग, ये सब ओनोमाटोपोइया में आते हैं। आईएनजी लगा करके कोई वर्ड है वो ओनोमाटोपोइया में आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन हरदम वही हो ऐसा नॉट पॉसिबल। तो आपको मेन वर्ड को याद करना होगा। ये थोड़ा सा आपसे मेहनत मांगता है, एक्सरसाइज मांगता है। अब है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी ऐसे सेंटेंसेस में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम हिंदी में संबोधन चिन्ह कहते हैं, वो लगा हुआ मिलेगा। किसको एड्रेस करके बात की जा रही है, किसको संबोधित करके बात की जा रही है,
इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लिविंग बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है, बट ये देखते ही आपको तुरंत फाइनल कर लेना है कि ये एपॉस्ट्रॉफी ही है। इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये देखिए एपॉस्ट्रॉफी। ओ सॉलिट्यूड, where are the charms? इधर आपको सोचना ही नहीं है, बस ओ सॉलिट्यूड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एपॉस्ट्रॉफी, ये ट्रिक है। एक और देखते हैं, ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री, वेयर इज दाई विक्ट्री। बस इसको देखिए, एपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिए। डेप्थ में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं ऑप्शन में दिया होगा या नहीं। जैसे यहीं पर देखिए, वेयर इज दाई विक्ट्री, दाई योर, दाई का मतलब होता है योर, विक्ट्री जीत हासिल। अब तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये पर्सनिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम दाई का यूज किए हैं। और जीत या हार किसकी होती है? पर्सन की। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए कि क्या करें। अब आप इसके तरफ चले जाएंगे, अब पर्सनिफिकेशन दिया नहीं ऑप्शन में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आप कह सकते हैं जब दोनों दिया है तो क्या करें, ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में जो पहले है वही कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के रूप में क्लियर करना है। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन पेपर। एक दिया है तब तो ठीक है, सो फार सो गुड। दोनों दिया है तो इसको आधार मान करके आप एपॉस्ट्रॉफी करेंगे। ये क्विक जजमेंट लेना आपका काम है। उस समय पेपर में कैसा देता है, दोनों हमने बता दिया। हाँ, दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अगर दिया हो, जैसे मान लीजिए पहले में दिया है एपॉस्ट्रॉफी, बी में कुछ और दिया, सी में कुछ और दिया, इसमें दिया एपॉस्ट्रॉफी, इसमें कुछ और दे दिया, इसमें दे दिया पर्सनिफिकेशन, और डी में कर दिया बोथ, ए एंड सी, ए एंड सी। तब तो आपके लिए आसान है कि एपॉस्ट्रॉफी भी है, पर्सनिफिकेशन भी है। अगर बोथ नहीं दिया है तो एक की तरफ आपको जाना होगा। तो इस तरह से आप लोगों का फिगर्स ऑफ स्पीचेज 7 जो कि एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बताया है कंप्लीट होता है। अब आपसे हम सेकेंड टर्म में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।